बड़े भाई साहब। हिंदी के उपन्यास सम्राट कहलाने वाले मुंशी प्रेमचंद इस पाठ में दो भाइयों के बीच होने वाली ममता और शालीनता के बारे में बताते हैं। बड़ा भाई 14 साल का था और उसका छोटा भाई 9 साल का। बड़ा भाई छोटे भाई से उम्र में 5 साल बड़ा और पढ़ाई में 3 कक्षाएं आगे था। बड़ा भाई 9वीं कक्षा में था और उसका छोटा भाई 5वीं में था। दोनों मिलकर एक ही हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते थे। बड़ा भाई अध्ययनशील था, इसका मतलब है कि वह हर पल पढ़ता ही रहता था। वह कभी कभी 1 साल की पढ़ाई के लिए 2-3 साल लगाता था, क्योंकि वह अपनी पढ़ाई की बुनियाद मजबूत बनाना चाहता था। जब वह पढ़ाई करके थक जाता था तो अपने दिमाग को आराम करने के लिए कुछ चित्र बनाता था और कोई शब्द रचना करता था। वह हर विषय को रट कर पढ़ता था, इसलिए एक ही शब्द या वाक्य को 10-20 बार लिखता था। बड़ा भाई अपने छोटे भाई को अनुशासन में रखना और उसकी निगरानी करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझता था। इसके विपरीत छोटा भाई हमेशा खेलता रहता था। 1 घंटा पढ़ाई करना उसके लिए पहाड़ था। वह अपने बचपन का संपूर्ण आनंद पाने वाला व्यक्ति था। वह हमेशा कंकड़ फेंकना, कागज की तितलियां बनाना, 4 दीवारी पर से कूदना और हॉस्टल के फाटक से लटकते हुए मोटर कार का आनंद लेना ऐसे खेल खेलता रहता था। हर दिन खेलों में व्यस्त होने के बाद वह जब घर लौटता था तो बड़े भाई रौद्र रूप से उसे इस प्रकार डांटता था कि पढ़ाई करना इतना आसान नहीं, उसके लिए रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है, खून जलाना पड़ता है। अगर तुम्हें इस तरह खेलकर अपना समय गंवाना है तो बेहतर घर चले जाओ। क्यों यहां रहकर समय गंवाते हुए पिताजी के मेहनत की कमाई बर्बाद करते हो? बड़ा भाई उपदेश की कला में निपुण था। उसके हर शब्द एक सूक्ति बाण जैसे लगता था। अपने भाई के लाताड़ सुनकर छोटा भाई रोने लगता है। वह निराश होकर घर लौट जाना चाहता है। फिर कुछ देर बाद निराश के बादल फट जाते हैं तो फटाफट वह एक टाइम टेबल बना डालता है, लेकिन वह उसका पालन नहीं कर पाता है, क्योंकि खेल का मैदान उसे आकर्षित कर लेता है। वहां जाते ही वह सब कुछ भूल जाता है। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंख फोड़ी किताबें, सब कुछ भूलकर खेलों में व्यस्त रहने लगता है। इतना फटकार होने पर भी छोटा भाई खेलकूद नहीं छोड़ पाता है और बड़े भाई से डांट खाता ही रहता है। यह उसकी रोज की आदत बन गई। इतने में सालाना इम्तिहान आ गए, यानी एनुअल एग्जामिनेशन। बड़ा भाई फेल हो गया और छोटा भाई पास हो गया और कक्षा में भी वह प्रथम आ गया। अब दोनों के बीच केवल 2 कक्षाओं की दूरी रह गई। छोटा भाई बड़े भाई को आड़े हाथ लेना चाहता था, लेकिन उसका दुख देखकर छोड़ दिया। अब बड़े भाई को छोटा भाई पर ज्यादा दबाव नहीं था। छोटा भाई को गुल्ली डंडा खेलने का शौक बढ़ गया। उसमें थोड़ा बहुत घमंड भी बढ़ गया। बड़े भाई ने इसे पहचान कर एक दिन इस प्रकार डांटना शुरू कर दी। इस बार तुम पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए, जैसे अंधे के हाथ बटेर लग गई। मगर भाईजान, हर बार बटेर नहीं लगती, इसलिए तुम्हें दिमाग हो गया। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का ना रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। ऐसा उन्होंने रावण, शैतान, शाहरुम जैसे घमंडी व्यक्तियों के बारे में बताया और अपनी कक्षा यानी 9वीं कक्षा में अलजबरा, ज्योमेट्री, इतिहास और भाषाओं की पढ़ाई में होने वाली कठिनाई के बारे में बताकर छोटे भाई को डरा दिया। छोटा भाई समझने लगा कि यह उपदेश माला कब समाप्त होगी। अगर पास होने पर ही इतना तिरस्कार हो रहा है तो फेल होने पर शायद जान ले लेते। इतने में दूसरे वर्ष का सालाना इम्तिहान यानी एनुअल एग्जाम आ गया और इस बार भी बड़ा भाई फेल हो गया और छोटा भाई पास हो गया। बड़ा भाई तो इस बार प्राणांतक परिश्रम किया, लेकिन छोटा भाई ने उतना ज्यादा नहीं किया, फिर भी कक्षा में अव्वल आ गया। नतीजा सुनते ही बड़ा भाई रोने लगा। उसे देखकर छोटे भाई को दया आई। उसके पास होने की खुशी आधी हो गई। बड़ा भाई अब बहुत नरम पड़ गया। डांटने का कुछ मौका आने पर भी वह नहीं डांटता था। अब छोटे भाई की स्वच्छंदता और बढ़ गई।
वह अपने आप समझने लगा कि वह पढ़े या ना पढ़े पास हो जाएगा, क्योंकि उसकी किस्मत बलवान है। अब उसे पतंगबाजी का नया शौक होने लगा। एक दिन संध्या समय छोटा भाई हॉस्टल से दूर पतंगबाजी में भेंट होकर कटा हुआ एक पतंग को पकड़ने के लिए बेतहाश दौड़ रहा था। उसके पीछे कई लड़के दौड़ रहे थे। किसी को उनके आगे पीछे का ख्याल ही नहीं था। अचानक बड़े भाई वहां आ गए और छोटे भाई से उनका मुठभेड़ हुआ। तब उन्होंने छोटे भाई का हाथ पकड़कर खींचते हुए इस प्रकार डांटा, 8वीं कक्षा में आकर इन बाजारी लड़कों के साथ कनकव्वे लूटने शर्म नहीं आती? एक जमाने में 8वीं कक्षा पास करने वाले लोग नायब तहसीलदार, लीडर और संपादक भी बन जाते थे। तुम उसी 8वीं कक्षा में क्या कर रहे हो? आखिर आदमी अपने पोजीशन के बारे में सोचना चाहिए। तुम ऐसे मत समझना कि मुझे तुम्हें समझाने का अधिकार नहीं है। अगर तुम कक्षा में कितना भी आगे निकल जाओ, लेकिन तुम और मुझ में 5 साल का अंतर भगवान भी मिटा नहीं सकता। समझ केवल किताब से नहीं आती, बल्कि अपनी तजुर्बा से आती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं। मुझे दुनिया का तजुर्बा तुमसे ज्यादा है। दुनिया की तजुर्बा को समझाने के लिए उन्होंने अपने पिताजी के अनुभव क्षमता और अपने हेडमास्टर की माता के उदाहरण भी दिया। बड़े भाई की नई युक्ति और इन सभी उदाहरणों से छोटा भाई नतमस्तक हो गया और उसने कहा कि भाईजान, आप जो कहते हैं वह बिल्कुल सच है। यह कहने का आपको अधिकार है। उसे अपनी लघुता का एहसास हुआ। वह अपने बड़े भाई के बातों को मान लिया। वह अपने आप को छोटा अनुभव करने लगा। इससे बड़ा भाई अपने भाई में परिवर्तन को देखकर उसे गले लगा लिया और कहा कि मैं कनकव्वे उड़ाने के लिए मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है। क्या करूं? खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? इतने में एक कटा हुआ पतंग उनके ऊपर से गुजरा। बड़ा भाई लंबा था, इसलिए उछलकर उसे पकड़ ली और हॉस्टल की तरफ दौड़ा। छोटा भाई उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जब परिवार में हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां होने पर हमें कुछ इच्छाएं दबाकर रखना पड़ता है। हमारी पढ़ाई रटंत ना होकर समझकर पढ़ने योग्य होनी चाहिए। जीवन में केवल पढ़ाई का ही नहीं, खेलों का भी महत्व अधिक होता है। अपने बड़ों की मर्यादा रखना चाहिए, यह हमारा कर्तव्य है, क्योंकि उनको दुनिया का हमसे ज्यादा तजुर्बा और समझदारी होती है।